नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि करण और धनंजय यहाँ पर आयशा, नताशा, अक्षय और इन सब के स्वाति इन सब के सामने अब बताने लग जाते हैं कि कैसे उन लोगों ने अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया था। तब वो यहाँ पर कहते हैं कि कैसे करण ने उसे एक गोली दी थी जिससे वो 10 मिनट के लिए एकदम से एक शौक में चले गए थे और बेहोश हो गए थे उसी गोली की वजह से। इधर ये सारी ही बातें सुनकर तो बाकी सभी अब फटी हुई आंखों से बस उन दोनों को ही देख रहे थे। अब धनंजय की तरफ देखकर अब आयशा मारवा कहती है, धनंजय इतना बड़ा नाटक क्यों किया आपने मेरे साथ, और आपको मेरी फैमिली के बारे में क्या पता है। इधर आयशा की इस बात का जवाब देते हुए अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं आयशा, इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब पहले नहीं देने वाला। पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना है। बोलो आयशा, क्या तुम किंग की बेटी हो। अब एक बार पहले तो धनंजय ने आयशा से उसकी माँ के बारे में पूछा, लेकिन अब धनंजय ने अपना दूसरा सवाल आयशा के सामने रख दिया था। इधर जैसे ही यहाँ पर धनंजय ने आयशा से किंग के बारे में पूछा कि तुम उसकी बेटी हो, तो ये सुनते ही आयशा अब एकदम से ही हैरान हो जाती है कि आखिर धनंजय कहाँ तक पहुँच चुका है। इसलिए अब आयशा यहाँ पर हैरानी से ही कहती है, कौन किंग? मैं किसी किंग को नहीं जानती। किस किंग की बात कर रहे हो धनंजय तुम? इधर में अब यहाँ पर जैसे ही आयशा ने ये सब कहा, ये सुनते ही तो स्वाति मल्होत्रा भी खुद हैरान होती है कि सच में आयशा कितनी साफ झूठ बोल रही है, क्योंकि स्वाति को अच्छी तरह से पता था कि अब आयशा ही इतने दिनों से किंग के साथ ही तो रह रही है और अब तो उसे अच्छी तरह से अपने पापा के बारे में पता भी चल चुका है कि वो बूढ़े किंग है। इवन अब तो उसे रोहित के बारे में भी पता चल चुका है कि उसका बेटा भी किंग है। लेकिन अब यहाँ पर इस बात पर अब आयशा को इसलिए स्वाति मल्होत्रा देख रही थी, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। वो यहाँ पर चुप रहना ही सही समझती है, ये सोचकर कि क्या पता इसके पीछे आयशा मारवा का कोई रीज़न हो, इसलिए वो धनंजय के सामने ये सच नहीं बता रही हो। ये सोचकर वो चुप रहती है। तो इधर आयशा की ये बात सुनकर अब यहाँ पर जहाँ धनंजय आयशा की ही तरफ देख रहे थे कि क्या आयशा सच कह रही है या झूठ, लेकिन अब इससे पहले धनंजय किसी भी डिसीजन पर पहुँचते तभी अक्षय वर्मा बीच में बोलता है और कहता है, नहीं मुझे अच्छी तरह से याद है 6 साल पहले जब मैंने एक बार आयशा को किडनैप किया था और मैं उसे अपने साथ किसी क्रूज़ पर लेकर गया था, तो जब मैं उसे अपने शिप पर लेकर गया था तो उसी वक्त मिस्टर किंग मेरे इस मैटर में उन्होंने इंटरफेयर किया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं आयशा को अपने साथ रखूं। पहले तो सच कहूं तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किंग इस मामले में बीच में क्यों पड़ रहे हैं। लेकिन अब धनंजय पीरामल की बात को सुनकर तो अब मुझे भी शक हो रहा है कि किंग का आयशा के साथ कुछ तो लेना देना है। शायद इसीलिए ही उस समय किंग ने बीच में इंटरफेयर किया था। अब अक्षय की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, तुमने किस आयशा को किडनैप किया था अक्षय? अब धनंजय की ये बात सुनते ही अक्षय वर्मा कहते हैं, मेरे ख्याल से शायद वो तुम्हारे वाली ही थी धनंजय, क्योंकि जब मैं उसके साथ वहाँ पर रहा था तो वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वैसे ये दोनों ट्विंस है क्या सच में? अब मैंने ये सवाल इसलिए किया है क्योंकि अभी तो तुम दोनों ने इनका डीएनए टेस्ट करवाया था ना, तो इसलिए शायद तुम्हें इनके बारे में पता चला हो। अब अक्षय की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं,
बस बस कुछ देर का ही इंतज़ार है, क्योंकि हमने डीएनए टेस्ट दे रखा है लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए कुछ देर इंतज़ार करते हैं और उसके बाद सारा सच हम सब के सामने आ जाएगा। और हाँ स्वाति, देखो मैं पहले ही तुम्हें कह रहा हूँ, खबरदार स्वाति, जो तुमने और अनिका ने इस बार हमारे प्लान में बीच में आने की कोशिश की और हमारा जो प्लान जो हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश की तो बस एक बार राजलक्ष्मी है, बस एक राजलक्ष्मी ही है जो इन दोनों का सच अब हमारे सामने ला सकती है। क्योंकि ये बात तो हम भी जानते थे कि इस काम में ना तो तुम और ना ही अनिका हमारी हेल्प करने वाली थी, इसलिए हमें राजलक्ष्मी ही इस काम के लिए बेटर लगी। इधर करण की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर आयशा और नताशा एक दूसरे को देखने लगती हैं। अब इन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर डीएनए का सारा काम अभी राजलक्ष्मी कर रही है। तो अब यहाँ पर आयशा धनंजय से कहती है, क्या क्या लगता है धनंजय तुम्हें, हाँ, कि राजलक्ष्मी तुम्हें हमारी डीएनए रिपोर्ट देगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राजलक्ष्मी तुम्हें कोई भी रिपोर्ट नहीं दे पाएगी। इधर आयशा की ये बात सुनते ही सभी आयशा को ही हैरानी से देखने लगते हैं कि आखिर आयशा किस बुनियाद पर ये सब कह रही है, और क्या ऐसा सच कह रही है? क्या राजलक्ष्मी उनका डीएनए उन्हें नहीं देगी? इधर अब यहाँ पर ये सुनते ही अब नताशा अब आयशा की तरफ देखती है और कहती है, नहीं आयशा, इस बार शायद हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अभी माँ नहीं है ना जो उन्हें रोक पाती, क्योंकि सिर्फ एक वो ही है इस सच को जो सामने आने से रोक सकती है। अब की बार माँ नहीं है ना। नताशा की ये इस तरह से नताशा को उम्मीद हारता हुआ देखकर ये सुनते ही आयशा एक सरकास्टिक सी स्माइल देती है, क्योंकि आयशा को अच्छी तरह से पता था उसने अपनी माँ को किंग के पैलेस में यानी अपने पापा के पैलेस में देखा था, तो उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी माँ अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी, और वो भी अपनी जगह से उठकर अब दूसरे रूम की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी करण गुलेरिया उसे पीछे से ही रोकते हुए कहते हैं, आयशा नंबर 1, एक मिनट जरा रुको। अब करण की ये बात सुनते ही आयशा वहीं पर ही रुक जाती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो हैरानी से करण गुलेरिया को देखती है। इधर करण गुलेरिया अब आयशा से कहते हैं, तुम दोनों मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने क्या किया है? क्योंकि तुम दोनों की नज़रों में मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। आखिर किस बुनियाद पर तुमने मुझे जज किया? करण की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, मैं बताती हूँ, क्योंकि इसका जवाब तो अच्छी तरह से तुम्हें मैं ही दे सकती हूँ। और ये कहते हुए ही यहाँ पर नताशा अब कहती है, तुम आयशा को लेने के लिए होटल पैराडाइज के बाहर आने वाले थे ना करण, जब आयशा की शादी हो रही थी, तो अब तुम खुद ही बताओ कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं आए। नताशा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैं उन्हें वहाँ पर लेने के लिए आया था। इनफैक्ट मैं तो गेट पर ही अपनी गाड़ी के साथ आयशा का वेट कर रहा था कि आयशा कब गेट तक आएगी। यहाँ तक मैं अपनी गाड़ी के साथ वहाँ पर खड़ा तो था ही, साथ में मैंने गुलेरिया हाउस के चौपर में भी पहले से ही रेडी किया हुआ था, ताकि मैं आयशा को यहाँ गेट से गाड़ी में ले जाकर उसे सीधे ही चौपर से लेकर जा सकूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द आयशा को धनंजय के पास पहुंचाने के लिए मैंने चॉपर रेडी किया था, क्योंकि उस समय मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। करण की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, सब कुछ तो रेडी किया हुआ था ना तुमने, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ये सब धनंजय के लिए नहीं किया था, बल्कि तुमने ये सब अपने भाई के लिए किया था, ताकि आयशा की शादी तुम्हारे भाई राजीव से हो सके, इसलिए तुम वहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ खड़े हुए थे। ये सब किया था ना तुमने। और ये कहते हुए नताशा अब आयशा की शादी वाले दिन जो कुछ भी उस दिन हुआ था उन्हीं ख्यालों में चली जाती है, जहां वो आयशा को धर्मराज मारवा और यशवंत मल्होत्रा से बचाकर वो उस होटल से बाहर लेकर आई थी। और बाहर आते ही यहाँ पर आयशा अब नताशा की गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड से दिल्ली की सड़कों पर अब दौड़ने लगती है। इधर आयशा की इतनी स्पीड देखकर अब नताशा कहती है, बहन थोड़ा धीरे चलो, देखो हम कोई अभी रेस नहीं खेल रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें ये गाड़ी
गाड़ी इतनी स्पीड से दौड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी शादी से तो बचा लाई, लेकिन अब हम भगवान के ऊपर जाने से ना बच पाए। इधर ये सुनते ही बायशा अब अपनी आंखों के इशारे से रियल व्यू मिरर में देखने के लिए नताशा से कहती है कि एक बार इस मिरर में देखो, उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा कि आखिर मैं इस गाड़ी को इतनी स्पीड से क्यों भगा रही हूँ। इधर आयशा के इशारे को देखते ही जैसे ही नताशा मिरर की तरफ देखती है तो वो कहती है, ये बूढ़ा कार रेसर है। सच में इस बूढ़े में अभी भी इतनी जान बची है। इस बात पर अब आयशा कहती है, हाँ ये कार रेसर है, और सच कहूँ तो मैंने सुना है कि लास्ट 6 साल से यही नंबर 1 की पोजीशन पर थे, जो हर बार यही पिछले 6 साल से जीतते आ रहे हैं। आयशा की ये बात सुनते ही नताशा कहती है, बूढ़े में फिर तो दम तो बहुत है। ये शक्ल से ही बूढ़ा दिखाई देता है। वैसे अब क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? नताशा के इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, अभी तो सच कहूँ तो बहन, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले मुझे इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि जब तक हम इसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही हमारा पीछा करता रहेगा। इसलिए देखो, अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम सीट बेल्ट पकड़ लो। ये सुनते ही यहाँ पर नताशा कहती है, क्या कहा तुमने? मतलब अब सीट बेल्ट पकड़ लूँ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम और भी स्पीड बढ़ाओगी। नहीं आयशा, देखो आयशा, मेरे बारे में ना सही, एक बार अपने बच्चे के बारे में तो सोचो आयशा, प्लीज़ देखो, अब इससे ज़्यादा और स्पीड मत बढ़ाना। अब नताशा की ये बात सुनते ही बायशा मारवा कहती है, मेरा बच्चा ठीक है नताशा, तुम बस अपनी चिंता करो, मेरे बच्चे की चिंता तुम मत करो, क्योंकि उसके लिए मैं अभी पर्याप्त हूँ। ये कहते हुए ही यहाँ पर आयशा अब गाड़ी की और भी स्पीड को बढ़ा देती है। जैसे ही आयशा ने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया तो नताशा को तो यहाँ पर डर और भी बढ़ गया था। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर आयशा अगर नताशा के डर की तरफ देखती तो फिर वो यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा के हाथों पकड़ी जाती। इधर कुछ ही देर में यहाँ पर एक गार्डन के बाहर अब जल्दी से आयशा अपनी गाड़ी को रोक देती है और अब कहती है, मैं एक बार बस करण से बात करती हूँ, क्योंकि शायद अब करण ही हमारे इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। और ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब करण गुलेरिया के फ़ोन पर फ़ोन लगा देती है। इधर एक लंबी रिंग बजने के बाद जब सामने से करण गुलेरिया का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जब वो फ़ोन नहीं उठाते, तो अब आयशा मारवा कहती है, करण प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो। लेकिन वो दोबारा फिर से जब ट्राई करती है तो करण अब भी फ़ोन नहीं उठाते। इसलिए अब यहाँ पर आयशा नताशा की तरफ देखकर कहती है, करण मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, ये हमारी एक आखिरी उम्मीद थी। और ये सुनते ही यहाँ पर नताशा कहती है, तो घर चले, जब तेरा करण गुलेरिया के साथ कांटेक्ट हो जाएगा तो उसकी मदद से धनंजय के पास चली जाना, इसलिए तब तक हम अपने घर चलते हैं। नताशा की ये बात सुनते ही बायशा कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता कि घर जाना अभी हमारे लिए एक सही डिसीजन होगा, क्योंकि मारवाज के सिक्योरिटी गार्ड घर पर अपनी नज़र बनाए हुए होंगे, क्योंकि उन्हें अब तक पता लग चुका है कि मैं वहाँ से भाग चुकी हूँ। इसलिए सबसे पहले वो मुझे ढूंढने के लिए वहीं घर पर ही अपनी गिद्ध जैसी नज़रों को जमाए हुए बैठे होंगे। अगर हम घर की तरफ गए तो वो वहीं से ही मुझे फिर से पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों बहन अपनी ही सोच में थी कि आखिर अब वो अपना अगला स्टेप कौन सा उठाए। तभी आयशा के मोबाइल पर अब एक मैसेज आता है। जैसे ही आयशा के यहाँ पर नोटिफिकेशन देखती है तो वो जल्दी से अपने फ़ोन में देखती है तो उसके फ़ोन पर अभी करण के नंबर से एक मैसेज आया हुआ था, जिसमें लिखा था, तुम अभी गुलेरिया हाउस आ जाओ आयशा, मैं तुम्हारा यहीं पर ही इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही आयशा करण गुलेरिया का ये मैसेज देखती है तो ये मैसेज पढ़कर आयशा को भी यहाँ पर थोड़ा सा तो अजीब जरूर लगता है कि वो करण उसे अपने घर क्यों बुला रहा है, क्योंकि करण को तो बाहर मिलना था ना। इसलिए वो एक बार फिर से करण को कॉल लगा देती है ताकि वो कंफर्म कर सके कि आखिर ये मैसेज करण ने ही भेजा है या किसी और ने। लेकिन अब की बार फिर से सेम, जब आयशा कॉल लगाती है तो करण फिर से उसके किसी भी कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं
नहीं करता। इधर आयशा को इस तरह से परेशान देखकर अब नताशा कहती है, क्या क्या हुआ है आयशा, सब ठीक तो है ना, क्या कह रहा है वो। नताशा की इस बात पर अब आयशा कहती है, नताशा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि करण मुझे अपने घर बुला रहा है। उसने अभी भी मैसेज किया है, लेकिन देखो ना, जब मैं उसे कॉल कर रही हूँ तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। और ये कहते हुए आयशा अब अपने मोबाइल को अब नताशा को दे देती है, ताकि नताशा भी उस मैसेज को देख सके। इधर नताशा जैसे ही आयशा के फ़ोन को लेती है तो नताशा उस मैसेज को पढ़ती है, तो उसे पढ़ने के बाद वो भी अब एक बार करण को कॉल लगा देती है, क्योंकि इस मैसेज को देखकर उसे भी काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। लेकिन करण ने यहाँ पर इस बार भी उसके फ़ोन को नहीं उठाया था। इधर नताशा अब आयशा को देखकर कहती है, क्या हमें इस मैसेज पर भरोसा करना चाहिए आयशा, तुम क्या कहती हो, क्योंकि तुम तो करण से मिल चुकी हो ना, तो अब क्या कहोगी, क्या ये मैसेज सच में करण ने भेजा है। ये सुन कहीं ऐसा ना हो कि इस मैसेज पर भरोसा करना हमारे लिए और भी बुरा हो। ये सुनते हुए यहाँ पर आयशा कहती है, करण धनंजय के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं नताशा, और उन्होंने अभी तो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है, तो हो सकता है कि वो अपने फैमिली बिजनेस के कारण वो वहाँ पर बिजी हों, इसलिए शायद उन्होंने सीधे ही ये मैसेज ड्रॉप कर दिया होगा। वैसे करण की नीयत में कोई भी खोट नहीं है, क्योंकि करण धनंजय का सबसे अच्छा दोस्त है, इवन जिगरी दोस्त है। नताशा यहाँ आयशा की इस बात पर अब नताशा कहती है, ठीक है, फिर अगर करण धनंजय का इतना अच्छा दोस्त है तो चलें फिर गुलेरिया हाउस, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे इस गाड़ी में हम कब तक बैठे रहेंगे। अब नताशा की ये बात सुनते ही आयशा हाँ में अपने सिर को हिलाती और गाड़ी को अब उस मैसेज के ऊपर यकीन करते हुए ही गुलेरिया हाउस के लिए ले लेती है। इधर कुछ ही देर के सफ़र के बाद जैसे ही आयशा मारवा गुलेरिया हाउस से थोड़ी ही दूर अपनी गाड़ी को रोक देती है, नताशा अब गाड़ी से बाहर निकल कर जाती है, तो वहीं आयशा अब गुलेरिया हाउस के अंदर की तरफ करण से मिलने के लिए जाने लगती है। तो वहीं नताशा अपनी नज़र अभी आयशा पर ही बनाई हुई थी, क्योंकि नताशा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई उन दोनों को एक साथ यहाँ पर देखे। इसलिए आयशा अंदर जाने का फैसला करती और नताशा बाहर से ही सब कुछ देख रही थी। इधर गुलेरिया हाउस के अंदर आयशा जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है तो वो यहाँ उसे सामने एक सर्वेंट दिखाई देता है, इसलिए उस सर्वेंट को जब अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है, मिस्टर करण गुलेरिया वो कहाँ पर है। इससे पहले कि वो सर्वेंट यहाँ पर आयशा की बात का जवाब देता कि तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है, मिस आयशा राय गुला। अब यहाँ पर अपना ये नाम सुनते ही तो आयशा उस शख्स की तरफ अपनी आंखों को फाड़ कर देखती और कहती है, नमस्ते अंकल, वो मुझे करण से मिलना था, क्या करण यहीं पर हैं। आयशा की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, आज तो आयशा तुम्हारी शादी है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो तुम्हारे शादी के मंडप पर होना चाहिए था। यहाँ पर देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही आयशा अब इधर उधर अपनी नज़रों को घुमाने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था या जो कुछ भी वो चाह रही थी वो जैसे छुपाने की कोशिश करती है। तभी अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, कोई बात नहीं आयशा, तुम्हारी शादी में मैं करवाऊंगा, तुम्हें इस तरह से अपनी नज़रों को चुराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, और वो भी आज के ही दिन, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा। और ये सुन जैसे ही यहाँ पर देवराज गुलेरिया ने ये सब कहा तो ये सुनते ही तो आयशा मारवा अब जोर से करण को आवाज़ लगाने लगती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो यहाँ पर अब एक ट्रैप में फंस गई है। जैसे ही देवराज गुलेरिया ने उससे कहा कि वो उसे मंडप तक लेकर जाएगा और आज ही उसकी शादी कराएगा, तो उसे अब और भी डर लगने लगता है। तो वहीं अब देवराज गुलेरिया अब अपने कदमों को आयशा की तरफ ही बढ़ा देते हैं, और अब वो कहते हैं, किशोर, अनुपम, राजीव को लेकर आओ, और हाँ पंडित जी को भी यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि देवराज गुलेरिया खुद ही से मौके की तलाश में था, क्योंकि वो भी यहाँ पर अपनी जी जान लगा चुका था आयशा की।
राजीव के साथ शादी कराने के लिए। इसलिए वो यहाँ तो उसका काम और भी आसान हो गया था। इसलिए वो अब अपने लड़कों को आवाज़ें लगाने लगता है और हाँ, गार्ड गार्ड, जल्दी जल्दी आओ, इस लड़की को पकड़ लो। इधर जैसे ही आयशा ने ये सुना तो ये सुनते ही आयशा बोल भी डर गई थी। तो इधर ये सुनते ही कुछ लोग अब यहाँ पर आयशा के पास आ जाते हैं और आयशा को अब दोनों ही तरफ से पकड़कर खड़े हो जाते हैं और इधर अब वो शारदा को आवाज़ लगाते हैं, शारदा शारदा, दुल्हन का जोड़ा लेकर आओ। गुलेरिया परिवार की दूसरी बहू ने अपने कदम यहाँ पर गुलेरिया परिवार में हाउस में रख लिया है। ये सुनते भी यहाँ पर आयशा बोल भी डरती है कि अगर आज वो एक जगह से निकली तो आज वो यहाँ पर इस दूसरी जगह पर फंस गई। ये कैसा नसीब है उसका। इधर अब यहाँ पर आयशा कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये आप गलत कर रहे हैं। मुझे आपके बेटे से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है और हाँ, मैं ये जोड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। आप भूल जाइए कि मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। इधर ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, तो फिर ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारी शादी होगी बिना किसी शादी के जोड़े के। लेकिन हाँ लड़की, ये बात तो याद रखना कि आज तुम्हारी शादी तो जरूर होगी। और ये कहते हुए ही अब वो शारदा के पास जाकर अब थाली से एक चुन्नी को उठाते हैं और उस चुन्नी को अब अपने हाथ में लेकर अब आयशा के सिर को ढक देते हैं ताकि यहाँ पर इस चुन्नी के द्वारा ही इनके फेरे हों। तभी अब यहाँ पर पंडित जी कहते हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं गुलेरिया सर। इधर ये सुनते ही किशोर और अनुपम बेहोश राजीव को अभी हॉल में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर ये मैसेज खुद इन्होंने ही भेजा हो। जैसे इन्हें पता चल गया हो कि आयशा यहाँ पर आने वाली थी, उससे पहले ही राजीव को भी यहाँ पर पहले से ही बेहोश किया जा चुका था। इसलिए बेहोश राजीव को अब वो यहाँ पर इस मंडप में बैठा देते हैं पकड़कर इसे। वहाँ पर उसके भाई खड़ा हो जाता है। इधर राजीव को ऐसे देखकर अब आयशा कहती है, मिस्टर देवराज गुलेरिया, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अपने ही बेटे की हालत को देखिए तो एक बार, वो खुद होश में भी नहीं है और आप उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। अरे आप एक बाप होते हुए कैसे अपने बेटे के साथ ये सब कर सकते हैं? आपका बेटा अभी अपने होश व आवाज़ में नहीं है, अदरवाइज वो भी ये शादी बिल्कुल भी नहीं करता। ये सुनते ही अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया कहते हैं, तुम इस चीज़ की चिंता बिल्कुल भी मत करो आयशा। तुम्हें गुलेरिया हाउस की बहू के सारे हक मिलेंगे। भले ही मेरा बेटा आज होश में नहीं है, भले ही मैं आज उसकी ऐसी शादी करा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। और हाँ, इतना ही नहीं, जब तुम राजीव के बच्चों को जन्म दोगी, वही गुलेरिया हाउस का आगे चलकर हेड होगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम्हें सारे के सारे हक दिए जाएंगे। अब चलो जल्दी से राजीव से शादी कर लो। और हाँ, मैं तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ये तुम बिल्कुल भी मत समझना कि मैं तुम्हें कोई ऑप्शन दे रहा हूँ। तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन है ही नहीं। इवन तुम्हें मेरी बात को हर हाल में मानना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया अब अपने गार्ड को कहते हैं, आयशा को यहाँ पर लेकर आओ और इसे राजीव के बगल में बैठा दो। इधर उसके गार्ड जैसे ही देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते हैं तो वो आयशा को पकड़कर अब राजीव की तरफ लेकर जाने लगते हैं। तो वहीं आयशा उन गार्ड के हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो छुड़ाने लगती है, लेकिन वो क्या है ना, वो बेचारी अकेली थी और गार्ड कई थे, इसलिए वो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाती। इससे पहले कि वो गार्ड आयशा को अब ज़बरदस्ती नीचे बिठाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर खड़े सभी को अब यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आती है। जैसे यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है तो ये आवाज़ सुनते ही अब देवराज गुलेरिया अब बाहर जाकर देखते हैं तो उनके सामने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग कर रहे थे। तो वहीं अब ये सब देखकर तो वहीं मौका देखकर अब शारदा कहती है, मैडम आप प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए। मैं यहाँ की स्टाफ हूँ। क्योंकि शारदा जो कि ये सब कुछ देवराज गुलेरिया के कहने से कर रही थी, लेकिन वो खुद भी नहीं चाहती थी कि आयशा के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती से शादी हो। इसलिए वो यहाँ पर आयशा को भागने के लिए कहती है।
इसलिए मैं, और कहती है मैं सबके सामने आपकी हेल्प तो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप अभी एलिवेटर से नीचे बेसमेंट में चली जाइए जब तक वो वहाँ पर बिजी हैं। और हाँ देखो, जैसे ही आप बेसमेंट में जाएंगे तो वहाँ जाते ही आपको एक दरवाज़ा मिलेगा जो आपको यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। शारदा की ये बात सुनते ही बादशाह शारदा को थैंक यू कहती है, क्योंकि ऐसी मुसीबत के समय में उसे यहाँ पर किसी का तो साथ मिला। इधर जैसे जैसे शारदा ने आयशा को यहाँ से जाने के लिए कहा था, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आयशा भी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब आयशा मारवा कहती है, करण क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हाँ, मैंने तो तुम्हारे ऊपर यकीन किया था ना, लेकिन मेरे यकीन का क्या सिला दिया तुमने? इधर आयशा की ये सारी बातें सुनकर तो सभी बस करण गुलेरिया को ही हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे आयशा ये सारी बातें बता रही थी कि करण ने उसे किस तरह से धोखा दिया, तो अब सबको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो करण गुलेरिया को घूर घूर कर देख रहे थे। और अब यहाँ पर करण कुछ कहते कि तभी नताशा कहती है, अब बोलो धनंजय, क्या आपको अभी भी अपने इस दोस्त पर इतना भरोसा है? क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो हमने आपको बता दिया। अब सच सुनने के बाद भी क्या अपने दोस्त पर भरोसा करोगे तुम? नताशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया की तरफ देख रहे थे, तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अब कहती है, करण प्लीज अपनी बात रखो। देखो आयशा तुम्हारे बारे में ये सब क्यों कह रही है? आयशा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। प्लीज़ प्रूव करो कि ये गलत है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, आयशा मैं तुम्हें गुलेरिया हाउस कैसे बुला सकता हूँ? जरा सोच कर देखो आयशा, जबकि मैं तो खुद होटल पैराडाइज के बाहर खड़ा होकर तुम्हारा वेट कर रहा था। ये तो पहले ही प्लान था ना कि मैं वहीं पर तुम्हारा वेट करूंगा, तो एक बार तुमने खुद क्यों नहीं सोचा कि मैं अपने घर तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? और जल्दबाजी में सच कहूँ तो मैं अपना फ़ोन लेकर जाना भूल गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे तुम्हें इस शादी से हर हाल में भगाना है, ताकि मैं धनंजय तक तुम्हें भेज सकूं। इसलिए अब खुद ही बताओ। और बस मेरी इतनी गलती है कि उस दिन मेरा फ़ोन घर पर रह गया। एक बात अब सच कहूँ तो मुझे समझ में आया है कि मेरे पापा तुम्हें भगाने में मेरा साथ क्यों दे रहे थे। इधर आयशा प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं अपने पापा के साथ देने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, और ना ही हूँ, ना मैंने पहले कभी मेरे पापा का साथ दिया है और ना ही आगे दूंगा। आयशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपनी जगह से उठकर कहते हैं, 101% आयशा, तुम किंग की बेटी हो, और हाँ हो ना हो ये बात करण और मेरे पापा को पता थी, और उन्हें ये बात पता थी, इसलिए ही वो तुम्हारी शादी अपने बेटों से करवाना चाहते थे। अब ये बात पता चलने के बाद तो अब मेरा यकीन और भी बढ़ गया है। और ये बात करण और ये सुनते ही यहाँ पर आयशा अब अपनी जगह से उठकर अब एक रूम में चली जाती है, तो वहीं नताशा भी अब उठकर राहुल के रूम की तरफ जाने लगती है, और उसके पीछे पीछे अक्षय वर्मा भी जाने लगता है। इधर अब टेबल पर यहाँ पर करण गुलेरिया, स्वाति मल्होत्रा और धनंजय पीरामल ये तीनों ही बैठे हुए थे। अब स्वाति यहाँ पर धनंजय से कहती है, धनंजय तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि आयशा किंग की बेटी है? क्या वजह है इसकी? स्वाति के सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, पहले शक तो मुझे भी था स्वाति, लेकिन धनंजय ने जितने भी फैक्ट्स मुझे बताया है ना, उसे सुनने के बाद तो अब मुझे भी मेरा भी शक से अब पूरा यकीन हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि आयशा पुराने किंग की बेटी हो सकती है, और उसका ननिहाल भीमेश्वरी गांव में ही है, और उसकी गांव में मेरी रानी माँ की यादें भी हैं। अब ये सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, मुझे आप दोनों ब्लैक पैलेस के बारे में बताइए ना प्लीज़। मेरा मतलब है कि आप दोनों क्या जानते हैं उस पैलेस के बारे में? वहाँ के बारे में मुझे पूरी डिटेल चाहिए, जितना तुम दोनों जानते हो। इधर स्वाति इसकी ये बात सुनते ही करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल अब एक दूसरे को देखने लगते हैं, और मानो इशारों में कहते हैं कि स्वाति को फिर से अब उस पैलेस के बारे में धुन चढ़ गई। और उसके बाद अब वो स्वाति से कहते हैं, तुम जहाँ तक
हम जहाँ तक पहुँच पाए थे ना स्वाति, हमने उनका मैप बनाकर किंग को दे दिया है। बस अभी यही उम्मीद है कि वो हमारी हेल्प करें, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं बता सकते। ये सुनते स्वाति कहती है, क्या तुम दोनों में से किसी को पता चला है कि ये डायमंड किंग कौन है? कौन है उस चेहरे के पीछे? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मुझे और धनंजय को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर तुम कुछ जानती हो तो तुम हमें बता सकती हो स्वाति। अब उसकी ये बात सुनते स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण मेरे ख्याल से हमें ब्लैक पैलेस में जाना चाहिए, और वैसे भी हमें रानी अवंतिका के वफादारों को भी तो वहाँ से छुड़ाना है ना, तो हम इस तरह से अपने हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते हैं। अरे उनके वफादारों ने ना जाने कितने ही सालों तक वहाँ पर कष्ट सहे हैं, लेकिन अब हमें उन्हें छुड़ा लेना चाहिए।